चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, स्वरों का वर्गीकरण देखा, स्वर के बारे में हमने समझा। वर्णमाला में दो भेद हमने देखे कि एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो इन दोनों वर्णों को हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसा कि स्वरों के बारे में हमने जाना कि स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कम समय में, कम प्राणवायु में, बिना अवरोध के उच्चारित हो जाती हैं। स्वरों की संख्या हमने मूल रूप से 11 देखी, लेकिन लेखन के आधार पर अम और आह दोनों स्वर जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए पारंपरिक रूप पे या लेखन के आधार पर 13 इनकी संख्या मान ली गई है। लेकिन मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और आपको लगाना भी 11 है। जब 11 ऑप्शन में ना हो तब आप 13 लगा सकते हैं, या फिर दो शब्द अगर लिख कर आए लेखन के आधार पर या पारंपरिक रूप पे कितने स्वर होते हैं तब आप 13 लगाना है। अन्यथा उस स्थिति में, हर स्थिति में क्या होंगे? 11 ही स्वर होंगे। अब हमारे पास में अगला मुद्दा है व्यंजन वर्णों का। व्यंजन वर्ण आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। किन पर आश्रित होते हैं? स्वरों पर। स्वरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यदि स्वर ना हो तो हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों पर आधारित या आश्रित होते हैं। अब हमारे पास में इन सब के नीचे आपको हल लगाना है। ये जो व्यंजन वर्ण लिखे हैं, हल क्यों लगाना है? हल इसका कारण है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ध्वनि को समझाया था, तब भी मैंने इसका आपको पूरा कि एक वर्ण होता है और दूसरा अक्षर होता है। तो स्वरों के साथ यह स्थिति नहीं बनती। स्वर अपने दोनों ही मूल आधार पे अगर देखा जाए तो दोनों ही स्थिति में, ठीक है, वह वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी कहलाते हैं। लेकिन व्यंजनों के साथ ऐसा नहीं है। यदि मैंने का लिखा है, इसका मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, तो यह क्या है? अक्षर। लेकिन मैंने का के नीचे हल लगा दिया तो यह क्या है? वर्ण है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया? हल लगा दिया। ठीक, ये देखिएगा, ये जो 5 के 5 वर्ण है एक ग्रुप पे और 5 लाइन है, तो ये 25 के 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्वतंत्रिकाएं हमारी मुख के प्रत्येक बिंदु से, जैसे जब हम उच्चारण करते हैं तो इस तरीके से आप एक श्वास नली है पूरी, यहां पर कंठ है, यहां पर आपके दांत हैं, इस तरीके से सामने साइड आपके होंठ बने हुए हैं, ठीक है, यहां हल्का उठा हुआ वाला क्षेत्र होगा और फिर हल्की सी ऐसी ढाल होगी। तो ये जो ऐसे यहां से दांत निकले हुए हैं आपके, है ना, और ये हल्का सा गहरा क्षेत्र है और फिर ऐसी ढाल है। अब देखेंगे ऊपर साइड में जाएंगे तो यहाँ दांत है और फिर हल्का सा गहराई है, फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ आप जीभ रखोगे इस ऊंचे वाले क्षेत्र पर और यहां से यहां तक फेरिए। जहां पर गुदगुदी होगी उसे हम कहते हैं तालु, है ना। कई बार गर्म गर्म कुछ चीजें खा लेते हो, चाय वगैरह पीते हो, तो ऊपर की तालु जो होते हैं जल जाते हैं कई बार। फिर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कंठ का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? कंठ का। ये उठा हुआ जो हिस्सा है इसे मूर्धा कहते हैं, है ना। जैसे मूर्धा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, आपने सुना होगा ना, कई बार विशेष व्यक्ति आते हैं तो हम कहते हैं मूर्धन्य, ये हमारे मूर्धन्य है, विशिष्ट हैं, विशेष हैं, ज्येष्ठ हैं, है ना, महान, मूर्धन्य। तो ये उठा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसे मूर्धा भी कहा जाता है, उठा हुआ हिस्सा। फिर आगे आ जाएंगे तो ये आपके दंत वाला क्षेत्र है, दंत, और ये आपके ओष्ठ हैं, है ना, होंठ हैं आपके, ये क्षेत्र है। अब इन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें इनका ही सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुंह के विभिन्न अंग पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हुए दाब बनाते हैं और फिर इन वर्णों का क्या होता है? उच्चारण होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में 25 के 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसे कहते हैं का वर्ग। इसे मैं यहां पे नाम लिख दूं, ये पूरा एक वर्ग है, वर्ग है। इसे कहते हैं हम का वर्ग, इसे चा वर्ग, इसे टा वर्ग, इसे ता वर्ग और ए पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं।
1 2 3 4 5। तो का वर्ग में क ख ग घ अंग, चा वर्ग में चा छ जा झा इया, टा वर्ग में टा ठ ड ढ ड़, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा वा भा म। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब यहां जाते हैं, ये उच्चारण स्थल याद रखिएगा आप, है ना। चलिए, अब इन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्यों कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन? या, र, ल, व ऐसी ध्वनियां हैं, जैसे हमने आयोग वाह के बारे में जानकारी ली थी। अम और आह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी या स्वर और व्यंजन को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? आयोग वाह कहलाते हैं। वहीं से पृथक्करण है, ऊपर साइड स्वर है और नीचे साइड व्यंजन है। या और रा ला वा को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, और इन व्यंजनों को स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि। और अंतःस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के लिए प्राणवायु अंदर से बाहर आती है। नाभि का प्रयोग करते हैं जनरली, य, र, ल, व। तो नाभि का प्रयोग करते हैं, अंदर से प्राणवायु बाहर की ओर निष्कासित होती है, तब ये वर्ण उच्चारित होते हैं, इसलिए अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी भी आप जोड़ सकते हैं, संघर्षी व्यंजन। क्यों कहा जाता है ऊष्म संघर्षी? इसका भी कारण है। जैसे श, सा और सा, ह, इनके उच्चारण जब आप करेंगे, हथेली सामने रखेंगे, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी किसी भी, प्राणवायु हमेशा गर्म निष्कासित होती है। कैसे होती है? गर्म। और एक घर्षण होता है इनके उच्चारण में, इसलिए ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ठीक, फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन में। कौन से? संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और स्रा। हालांकि इसको ज्ञा कहते हैं हम लोग, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस संयुक्त व्यंजन की उच्चारण या ध्वनि बदल गई है? क्योंकि आप इसे क्या पढ़ते हो? ज्ञा पढ़ते हो, है ना। क्या पढ़ते हो? आधा गा और या पढ़ते हो, ज्ञा, ज्ञानी, ऐसे पढ़ते हैं। मूल रूप में क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। छा कैसे बना है? ये बना है आधे का धन मूर्धा वाला पूरा सा। त्रा कैसे बना है? तो आधा ता पूरा रा। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था रा का नियम पढ़ाते हुए, रा के पहले यदि स्वर विहीन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो रा रकार के रूप में लिखा जाता है। ये आधा ता है और रा है, तो क्या बन गया? त्रा। ये क्या लिखा है? ज्या, जिसे आप ज्ञा पढ़ते हो, तो ये है आधा जा और पूरा इया। ये लिखा है श्रा। अब देखो, कई बार आपने लिखा होगा कि ऐसे प्रश्न लिखा होता है ना, ऐसे, और कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि प्रश्न ऐसे लिखा होता है, इस तरीके से सा का प्रयोग होता है। तो आपने श्रृंगार देखा होगा, तो श्रृंगार ऐसे लिखा होता है। कई बार तो वनडे एग्जाम में वर्तनी पूछा, श्रृंगार, इसका मतलब क्या है? ये मूल रूप में ऐसे लिखा हुआ है। ये सा है और इसमें क्या है? ऋषि की मात्रा है, तो ये क्या है? सा है। ये क्या है? आधा सा और पूरा रा, स्रा। अब यहां पर समझने वाली, ये तो आपने पूरा पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर सबसे विशेष बात बताने जा रहा हूं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं और इसको समझिए। क्यों मैं बता रहा हूं कि ये संयुक्त अक्षर हैं। क्या है? संयुक्त। और इनको भी हम व्यंजन वर्णों में जोड़कर नहीं बताते। यदि अगर कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो आप बताओगे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 संयुक्त, 4 ऊष्म, बराबर कितने? 33। मूल रूप में 33 ही व्यंजन होते हैं, 33। क्यों नहीं गिने जाते? अब समझिए, ये संयुक्त व्यंजन है। ना गिनना पहली चीज, और छंद में संयुक्त व्यंजन का पूर्ववर्ती वर्ण गुरु होता है, यह भी मैं पढ़ाऊंगा। तो संयुक्त अक्षर को पहचाने,
तो जैसे मैंने कहा संयुक्त अक्षर में आधा का और पूरा सा अगर लिखा है तो मतलब ये छा है, आधा ता और पूरा रा मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं जैसे मूल रूप में आप लिखते हो, आधा ता ऐसे लिखते हो और मैंने लिख दिया रा, ये लिखा है, ये जा और इया लिखा है, ये आधा सा और रा लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये मूल रूप में ये लिखे हुए हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है मुझे कि का स्वर विहीन है, धन सा है और इसमें आ छुपा हुआ है, मतलब ये अक्षर है। तो वर्ण कितने हुए 3, अक्षर कितने हुए 1.5। यहां पर क्या है, ता आधा है और रा पूरा है, यहां पर जा आधा है, इया पूरा है, यहां पर सा आधा है और रा पूरा है। तो ध्यान से अगर आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो व्यंजन वर्ण एक साथ आए हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है और अंत वाले व्यंजन में क्या है, सा स्वर लिखा हुआ है। इस स्थिति में ऐसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त। अब मैं आ जाता हूं दूसरा उदाहरण कि आपने प्रा देखा होगा, कुछ लोग तो प्रा को ही एक क्या मान लेते हैं कि नया अक्षर है, ऐसा नहीं कि वर्णमाला में अलग से लिखा होगा, ऐसा नहीं, ये संयुक्त अक्षर है। कैसे, पा आधा है, रा पूरा है, कहीं पे क्रम लिखा है तो क्रा लिखा है, इसका मतलब क्या है, का आधा है, रा पूरा है। अब बताते हैं, परंतु लिखा है तो पा रा आधा ता और तामु, तो ये क्या है। जब भी आपको दो व्यंजन वर्ण एक साथ दिख जाएं और अंत वाले व्यंजन वर्ण में सा स्वर लिखा हो, वह उस स्थिति में संयुक्त अक्षर कहलाएगा। अर्थात केवल यह संयुक्त अक्षर नहीं है, जब भी दो व्यंजन एक साथ में आ जाएं समझ लेना वह क्या है, संयुक्त अक्षर है। इसलिए इन्हें व्यंजन वर्णों में जोड़ा नहीं जाता। समझ में आ गया यहां तक कहानी। तो इसे हम कहते हैं। अब इन दो की चर्चा कर लेते हैं। ये हिंदी में बाद में विकसित की गई ध्वनि है। कैसे, जैसे आप लिखते हो, एक ये लिखा है ढोंग, या मैंने लिख दिया डमरू, ऐसे, तो आप देखना इसके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे मैंने लिखा ढाई, क्या लिखा, ढाई, और कढ़ाई, है ना, ये लिखा डमरू और ये लिखा मैंने पापड़, तो इसके नीचे मैंने बिंदी लगा। तो ये जो नुक्ता लगा रहे हैं आप देखो, इसे कहते हैं ढाई और इसे कहते हैं कढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ा कहते हैं, अढ़ा। तो ढा, ये यहां पे उच्चारण क्या है, ढा का, ढाई, इसे कढ़ाई, अढ़ा, अढ़ाई। इसे क्या कहोगे, पढ़ाई, और इसे डा, डमरू, पढ़ाई, अढ़ा, सॉरी, लड़ाई। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डा, डमरू, इसके नीचे नुक्ता नहीं लगता, इसे क्या लिखते हो, लड़ाई, अड़ाई। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हो, डाई, डाई करना, डाई और लड़ाई, अड़ा पढ़ते हो। इसका उच्चारण और इसका उच्चारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो रूप बदलने के कारण, इनके दूसरे गुण के कारण इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण। किसके दूसरे गुण हैं, एक ये और एक ये, द्विगुण व्यंजन। दूसरा गुण है इनका, क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण क्या हो जाते हैं, यदि किसी वर्ण के, इसी अक्षर के बाद ये प्रयोग हो, अगर प्रथम में प्रयोग हो रहे हैं जिससे शब्द प्रारंभ हो रहा है तो इनका उच्चारण अलग होता है, और किसी शब्द के, किसी अक्षर के बाद में इनका प्रयोग करें और तब उच्चारण करें तो इनका उच्चारण अलग होता है, भिन्न। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। इन्हीं के बदले हुए रूप है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, कभी भी आप शब्द स्टार्ट करते हो, यदि कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है और ड और ढ से प्रारंभ हो रहा है तो उनके नीचे नुक्ता नहीं लगता। अर्थात ये इन वर्णों से, इस अक्षर से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। अर्थात इनसे प्रारंभ होने वाले शब्दों में नुक्ता नहीं लगता। हमेशा नुक्ता कब लगता है, जब इनका, देखो ढोंग लिखा है, डमरू लिखा है,
लेकिन पापड़ लिखते हो तो पापड़ नीचे बिंदी लगाते हो। तो नुक्ता वाले वर्णों का प्रयोग हमेशा क्या होता है, किसी के बाद होता है। प्रारंभ में अगर आ रहे हैं तो इनका प्रयोग नहीं होता। इसी अप्रधानता के कारण इन्हें गौण कहा जाता है, गौण व्यंजन कहा जाता है। गौण का मतलब ही होता है छुपा हुआ, अप्रधान, तो इसे क्या कहते हैं, गौण व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से इन्हें उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त। क्यों कहा जाता है उत्क्षिप्त, जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है छिटक के आ रहे हैं। देखो, अढ़ाई, ढाई, पढ़ाई, लड़ाई, अड़ा और ढ, ऐसा लगता है फेंके हुए शब्द हैं। उठाया, हाथ पे दिया और फेंक दिया, लड़खड़ाते हुए आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त, फेंके हुए। ये हमने सामान्य जानकारी ले ली इनकी। याद रखिएगा, ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतःस्थ है, ये ऊष्म है, ये संयुक्त है। और संयुक्त व्यंजन केवल ये चार नहीं है। संयुक्त व्यंजन हर उस व्यंजन वर्ण को कहा जा सकता है जो दो व्यंजन वर्ण एक साथ आते हैं। ठीक है, दो व्यंजन वर्ण एक साथ आए जिसके पूर्ववर्ती वाले में स्वर न हो और अंत वाले में क्या हो, स्वर हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो लाइन है ये कंठ कहलाती है। क्या कहलाती है, कंठ वर्ण। यहां समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि ये कैसे हैं, स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। 25 है, इनकी संख्या कितनी है, 25। ये कौन से हैं, अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, या ऊष्म संघर्षी भी कह सकते हैं। पूरा इकट्ठा लिखेगा, ऊष्म संघर्षी। इन्हें हमने संयुक्त व्यंजन कहा। क्या कह दिया, संयुक्त व्यंजन। ये आप गौण व्यंजन कह लें, उत्क्षिप्त कह लें, या फिर द्विगुण व्यंजन कहें। ये हमारे पास में आ गए। इसके बाद आ जाते हैं, अब इन 25 स्पर्श व्यंजन में सबका अपना नाम है। जैसे क ख ग घ अंग को उच्चारण करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कंठ की। किसकी, कंठ की। अर्थात जो आपका कंठ वाला भाग है, कौन सा भाग है, ये कंठ वाला। अब याद नहीं करना है इनको, भाषा सीखने का काम, याद नहीं की जाती है ना। पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा। भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जन किया जाता है, अर्जित संपत्ति है, सीखी जाती है। विषय थोड़ी ना है कि रट लिया। यदि सीख लोगे तो कभी पेपर में पूछ लेगा इनमें से कौन सा कंठ व्यंजन है। अब याद कर रहे हो कंठ व्यंजन क्या पढ़ाया था सब, ऐसे नहीं करना भाई। पूरा मुंह खोलिए तो बोले क ख ग घ अंग, है ना, जिसे इंगा कहते हो, क ख ग घ इंगा। अब आपने क्या किया, कंठ से उच्चारित किया। तो क ख ग घ का वर्ग कैसा होता है, कंठव्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठव्य या कंठ व्यंजन कहते हैं। दूसरा आ जाता है चा छा जा झा इया, इसे हम कहते हैं तालव्य या तालु वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तालु मतलब आप जीभ को अपने ऊपर वाले हिस्से में रखो और जहां से जहां तक आप आगे से पीछे तक फैलाइए, जीभ को लेके जाइए, जहां से गुदगुदी प्रारंभ होना हो और जहां अंत हो जाए समझ लेना वह क्षेत्र क्या है, तालु का है। उच्चारण करके देख लीजिए। अब ये तालु वाला भाग है, ये आपकी जिह्वा है। आप इसको ऊपर वाले फ्लोर पर टच नहीं करना है और आप चा छा जा झा इया बोल के बताइए, चा छा जा झा इया। आप देखेंगे कि ना चाहते हो भी उच्चारण करने के लिए इस जीभ को आपको तालु में स्पर्श करवाना पड़ेगा। च छ ज झ इया, तो इसे हम क्या कहते हैं, तालु वर्ण। और मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये आपके दांत हैं, ये आपके होंठ हैं, ये आपके दांत हैं लाल लाल, और ये आपके होंठ। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये उठा हुआ है, हल्की सी गहराई होगी जहां से दांत निकलेंगे वहां पे। इस क्षेत्र को कहा जाता है मूर्धा। क्या कहा जाता है, मूर्धा। और मूर्धा, मूर्धन्य मतलब विशेष, विशेष व्यक्ति आएगा तो खड़ा होना पड़ेगा। अब देखना आपकी जीभ होगी और ये जीभ यहां से निकलेगी और इसको टच करेगी, इसको,
है ना, कैसे, ट ठ ड ढ ड़। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य या मूर्धा वर्ण के नाम से हम जानते हैं। ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद आ जाते हैं आपका दंत वाला क्षेत्र। अब आप प्रयास करें कि आपके दांतों में जीभ स्पर्श ना हो और शुद्ध उच्चारण करके बताइए, त थ द ध न। आप देखेंगे बिना दांत को स्पर्श किए जीभ यह वर्ण उच्चारित नहीं हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दंत वर्ण। इसलिए जब तक बच्चों के दांत नहीं आते, ठीक है, इन वर्णों को बोलने में क्या करते हैं, बच्चे तुतलाते हैं, दांतों के कारण वायु पास हो जाती है। तो अब आपके दोनों होंठ, है ना, स्पर्श ना हो और आप ये वर्ण बोल के बताएं, पा फा ब भ म। आप देखेंगे बिना दोनों के होंठ स्पर्श किए हुए, चिपके हुए, तब तक आप इनको उच्चारित नहीं कर सकते, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो आपने क्या किया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, है ना, दंत का और ओष्ठ का प्रयोग करके आपने वर्णों का उच्चारण किया। अब अंतस्थ व्यंजन में दो चीजें सीखने वाली है ना, कौन कौन सी, इसको देखेंगे। जो ये अंतहस्थ व्यंजन है, अंतहस्थ व्यंजन, जैसा कि मैंने बताया कि अंदर से प्राणवायु बाहर निकलती है, अंदर से निकलने वाली ध्वनि, पर ये इन चारों की अपनी एक खासियत है। जैसे या और वा, हमने पढ़ा परिभाषा कि व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो स्वर से अधिक समय में उच्चारित होते हैं, आश्रित होते हैं। स्वर वे होते हैं जो कम प्राणवायु में उच्चारित होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वर से अधिक वायु लगती है, अधिक समय लगता है व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने में। लेकिन ये दो ध्वनि ऐसी हैं, या और वा, जो स्वर से तो अधिक समय लेती हैं किंतु बाकी सभी व्यंजनों से कम समय में उच्चारित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। तो या और वा अर्ध स्वर हैं, क्यों, क्योंकि स्वर से तो अधिक समय ले रही हैं किंतु व्यंजन वर्ण जितने भी हैं सभी से क्या होती है, कम समय में उच्चारित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं, इस रा की और ला की दोनों की खासियत है। रा को कहा जाता है लुंठित, कौन सा वर्ण, लुंठित वर्ण। क्यों कहा जाता है लुंठित, रा का उच्चारण अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे। रा का उच्चारण होता है मूर्धा से। कहां से होता है, मूर्धा। रा के लिए आपको जीभ खड़ी करनी पड़ेगी, पर जैसे ही मूर्धा पे स्पर्श करती है ये हल्की वेलनाकार जैसे ऐसे घूम जाती है, और लुढ़कते हुए कैसे होती है, नीचे आती है बेलनाकार आकार में होते हुए, रा रा रा। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। उसी प्रकार से ला ऐसी ध्वनि है जिसे हम पार्श्व वर्ण कहते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब ये गाना चल रहा है, पीछे से गाना कोई और गा रहा है, अमिताभ बच्चन केवल क्या कर रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, राय के खेत में, है ना, शाहरुख खान बढ़िया गाना गा रहा है। तो शाहरुख खान नहीं गा रहा है भाई, शाहरुख खान क्यों गाएगा, वो पीछे से कोई और गा रहा है। पीछे से मतलब पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर। तो पार्श्व का मतलब होता है पीछे से। जब ला का उच्चारण करेंगे, ला का उच्चारण करने में आपके आगे के दांत हैं, तो सबसे पहले दांत ऐसे खड़े होंगे, आपकी जीभ जाएगी और जीभ ऐसे मुड़ जाएगी दांतों में टकरा के, और दांतों में टकराने के बाद जब जीभ ऐसे मुड़ जाएगी, वायु दाब यहां बनेगा, इस हैंड। अब यहां से तो जीभ के कारण वायु निकल नहीं पाएगी, तो पीछे से बाहर आएगी। आप ला ला उच्चारण करेंगे तो यहां पर वायु समझ में आती, पीछे से वायु बाहर आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्श्व वर्ण कहा जाता है। यहां तक हमने चीजों को समझा कि कावर कैसा है, कंठ से उच्चारण, तालु से, फिर टा, मूर्धा, ता, दंत और पा ऊंट से उच्चारित होता है। अब अगली चर्चा करते हैं,
हमने देखा कि का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग, तो इसे हम क्या कहते हैं, कचरतव वर्ग। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, मूर्धा से, दंत से और ऊंट से, यहां से उच्चारित होता है ना। अब दूसरी चीज ये है कि ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था एक अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक पढ़ाया था महाप्राण। स्वरों में पढ़ा दिया, अब व्यंजन भी पढ़े, तो अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाया था। दूसरा पढ़ाया था मैंने अघोष और सघोष, ये दो चीजें, अघोष और सघोष। अब व्यंजन वर्णों में देखते हैं कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण। तो सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर मैंने चर्चा की थी, फिर घोषत्व के आधार पर। दोनों से क्या तात्पर्य है? प्राणत्व से तात्पर्य है व्यंजन वर्णों या वर्णों के उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु, कम या ज्यादा, कम है तो अल्प प्राण, अधिक है तो महाप्राण। उसी प्रकार से घोषत्व से तात्पर्य है स्वर तंत्रिकाओं में होने वाला कंपन, सभी में हो जाए तो घोष या सघोष, और सब में ना हो या हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आ जाते हैं वर्ग का पहला और दूसरा, चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यह होता है अघोष। ऐसे याद रख लें, टेबल याद है तो। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे कहते हैं हम सघोष। कहने का तात्पर्य क्या है, काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। अर्थात जब आप क ख चाछा टाठा ताथा पाफा इन वर्णों का उच्चारण करते हो तो स्वर तंत्रिकाओं में क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता। किंतु ग घ इंगा, जा झा इया, टा ढा ड़ा, दा धा ना, बा भा मा, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। उसी प्रकार से अल्प प्राण महाप्राण की बात करें, देखिए मैं लिख रहा हूं एक, यहां लिख दे रहा हूं मैं अघोष, यहां लिख रहा हूं सघोष। चूंकि आ पहले आता है इसलिए आ मैंने लिखा, यहीं लिख देता हूं अल्प प्राण, यहां लिख देता हूं महाप्राण। थोड़ा सा ट्रिक से मैं बता रहा हूं ताकि आप कभी भूल जाएं या टेबल लेबल मिस हो जाए तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अघोष सघोष मैंने बताया, तो अघोष छोटा है तो 1 2, सघोष 3 में है तो 3 4 5, ऐसे याद रखिएगा। पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, ऐसे याद कर ले। अल्प प्राण के लिए, अब कोई वेंटिलेटर में लेटा हुआ है, अल्प प्राण है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आएंगी कि नेगेटिव, तो आप कहोगे अल्प प्राण मतलब नकारात्मक फीलिंग। भाई वेंटिलेटर में लेटा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगा है, आप खुश होगे तो पॉजिटिव फीलिंग थोड़ी ना आएगी, क्या आएंगी, नेगेटिव फीलिंग, तो नकारात्मक माइनस। महाप्राण हष्ट पुष्ट है तो कैसा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग। ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि जैसे अगर आपको कोई सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, सम संख्या, जिसकी इकाई में 2 4 6 8, तो अच्छा लगता है यार, आराम से कट जाएगा, है ना, काटने पीटने में, गणित की बात कर रहा हूं। और विषम संख्या मिले, ठीक है, इकाई के अंक में 10 अंकों की एक संख्या है जिसकी इकाई में 1 है, टेंशन बढ़ जाएगी, है ना, 3 आ गया और टेंशन, 7, तो विषम संख्या देख के क्या होती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, और सम संख्या देखकर पॉजिटिव। यहां देखो सम में क्या है, पहला सम होगा कि दूसरा, तो आप कहोगे दूसरा, तीसरा होगा कि चौथा, तो आप चौथा। तो मतलब 1 और 2, वर्ग का दूसरा और चौथा कैसा होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला दो, सम संख्या। अल्प प्राण नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये 1 3 और 5, ये क्या है, अल्प प्राण है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनकी चर्चा तो नहीं करनी है क्योंकि ये संयुक्त है, ये दोनों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा करने के लिए बिल्कुल आसान है। आप ऐसे याद रखो कि पहले सर ने अघोष लिखा था, फिर सघोष लिखा था, फिर अल्पप्राण लिखा था, फिर क्या लिखा था, महाप्राण। ऐसे ही आप लिख लो। ठीक है, और लिखने के बाद कुछ मत करें, है ना। लिखने के बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। यहां लिखना है आपको या, रा, ला और वा, ये लिख लिया। यहां लिखना है आपको तीनों सा, सा, और यहां लिखना है आपको हा। ये अब करना क्या है, इसको ऐसे क्रॉस कर दो और इसको ऐसे क्रॉस कर दो, इसको ऐसे क्रॉस कर दो, इसको ऐसे क्रॉस कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, या, रा, लावा अल्प प्राण सघोष होते हैं, सा, शा, शा तीनों सा महाप्राण अघोष होते हैं, हा सघोष और महाप्राण होता है। हो गया, ये टेबल बना ली, ट्रिक से हमने कर लिया, अन्यथा याद कर लो जैसे मैंने आपको बताया। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये सघोष, अघोष या अल्पप्राण महाप्राण में, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आगे चल के जब आप ध्वनि पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, तो उसमें इन ध्वनियों का बहुत महत्व होता है। अब इस चीज को समझें कि किसी भी अल्प प्राण को महाप्राण बनाने के लिए, किसी भी अल्प प्राण को महाप्राण बनाने के लिए उसमें हा जोड़ा जाता है। आप देखिएगा वर्ण का जितने भी आपको क्या मिलेंगे, महाप्राण शब्द मिलेंगे, उनमें हमेशा हा का साउंड आता है। जैसे बोलो का, क्या बोलेंगे, का, ख, ख, गा, घ, चा, छा, जा, झ। समझ में आया। जब आप महाप्राण ध्वनि बोलते हो तो कंठ में क्या आता है, भारीपन आता है, उच्चारण हा का आता है। तो इसलिए कई बार एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, यूपीएसआई में, कि किसी अल्पप्राण ध्वनि को महाप्राण बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा हा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, हा। तो यहां तक समझ में आया। चलिए, अब यहां पर बाकी जो वर्ण हैं, हमने या, रा, लावा और हा, हा, सा का इनका उच्चारण स्थल नहीं देखा। तो हमने चर्चा की कि का वर्ग कैसा होता है, का वर्ग होता है कहां से उच्चारित, कंठ से। चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओस से। सबसे पहले देखना क, ख, ग, घ अंग, बोले क, ख, ग, घ अंग, चा, छ, जा, झा इया, टा, ठा, डा, ढा न, पा, फा, बा, भा म। ऐसे हम बोलते हैं ना, चा, छ, जा, झा इया, टा, ठा, डा, ढा ण, ता, था, दा, धा न, पा, फा, बा, भा म। आप देखेंगे कि ये जो पांचवा अक्षर है कौन सा, इसे कहते हैं पंचम धन अक्षर। तो पंचमाक्षर, पंचमाक्षर होते हैं, इनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से तो निकलती है, साथ में क्या होता है, नाक का भी हम प्रयोग करते हैं। अब इंगा, इया, ड़ा, ना, मा, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, और नाक से अगर निकल रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यह कि ऐसे हैं अनुस्वार में लिखे जा सकते हैं। किस में लिखे जा सकते हैं, अनुस्वार में। अनुस्वार मतलब, अनु मतलब स्वर, अनु मतलब पीछा करना, स्वर के बाद उच्चारण करना। तो जो अम आप पढ़ के आए थे उसको आप किसके रूप में, पंचमाक्षर के रूप में कब लिखते हैं, जब व्यंजन का पंचमाक्षर होता है और इनमें स्वर विहीन होते हैं, तब ये क्या करते हैं, अनुस्वार के रूप में भी लिखे जाते हैं। मतलब हर बिंदु या बिंदी क्या नहीं होती, ना या मां नहीं होती। कुछ इंगा भी होती, कुछ इया भी, कुछ ड़ा भी, कुछ ना भी और कुछ मां भी। हमें क्या लगता है हर बिंदी ना और मां होती है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो पंचमा अक्षर है, ये जो पांचवा अक्षर है, ये इसका उच्चारण मुख के साथ साथ कहां से होता है, नाक से होता है।
और नाक से होता है इसलिए ये अनुनासिक होते हैं, तो अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में। अब कब लिखेंगे? जब ये पंचमाक्षर का कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब ये स्पर्श व्यंजन के साथ आएंगे। जैसे आपने लिखा संगम, क्या लिखा? संगम। इसका मतलब क्या है? ये गा है। ये गा किस में आता है? का वर्ग में आता है। का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? इंगा। इसका मतलब यह क्या लिखा है? संगम। क्या लिखा है? संगम। फिर क्या लिखा है? संजय। संजय, ये क्या लिखा है? संजय लिखा है। फिर अनुस्वार लिखा है। अनुस्वार लगा है मतलब क्या है? अनुस्वार के बाद जा है, तो जा देखो किस में आता है? चा वर्ग में आता है। चा वर्ग में आता है जा, तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा? जा। तो इसका पंचमाक्षर चा छा जा झा इया। इसका मतलब यह लिखा है संजय, इया है ये। फिर आपने लिख दिया दंड, तो डा आ गया। क्या आ गया? डा। किस में है? टा वर्ग में। टा ठा डा ढा रा। तो रा किस में आता है? टा वर्ग में। पंचमाक्षर क्या? ड़ा। इसका मतलब यह क्या लिखा है? दंड लिखा है। उसी प्रकार से ठीक है, आप लिखे परंतु। क्या लिख दिया? परंतु। आपने लिखा परंतु, परंतु, तो क्या आ गया? रा में अनुस्वार और बाद में क्या है? ता। ता देखो, ता था दा धा ना। इसका मतलब ये क्या लिखा है? परंतु लिखा है। बेटा हर बिंदी ना और मां नहीं होती। ये पंचमाक्षर कैसे होते हैं? अनुस्वार के रूप में भी लिखे जाते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? जब भी अनुस्वार जिस वर्ण में लगा हो, जब भी अनुस्वार जिस वर्ण में लगा हो, उस वर्ण का बाद वाला अक्षर देखें। यदि वह 25 स्पर्श व्यंजन में से है तो वह क्या होगा? उसी का रूप दिखाएगा, उसी का पंचमाक्षर, उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। यहां तक समझ में आया? ये याद रखिएगा, हर बिंदी ना और मां नहीं होती। तो देखिए कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ में हमने स्पर्श व्यंजन को देखा। अब अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो या के उच्चारण के लिए जीभ जो है तालु में छू जाती है, इसलिए या क्या है? तालव्य है। रा का उच्चारण मूर्धा से होता है। ला का उच्चारण क्या होता है? दंत से होता है। लेकिन वा का उच्चारण, वा के उच्चारण के लिए आप दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दंत धन ओष्ठ, आ और ओ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दंतोष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंतोष्ठ। इसलिए कई बार पूछा गया है वा क्या होता है? दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होते हैं, याद रहेगा। अब आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन की। आप बोलोगे पूरा गला खोलो, बोलो हा। क्या बोलोगे? हा। हा का उच्चारण कंठ से होता है। अब आपके लिए तीनों सा एक है। आपके लिए है ना, शिखा और शिखा में कोई अंतर नहीं होता है। शिखा और शिखा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब होगा सा का उच्चारण करने के लिए, जहां से आप चा का उच्चारण करते हैं तो आप करो चा 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 चा, और फिर वही जीभ लेके जाओ, बोलो शा। तो ये क्या लिखा है? शा। इसके लिए आपको जीभ उठानी पड़ेगी। जीभ खड़ी रखो और बोलो शा। शा। शठ क्या होता है? शठ। और ये साथ वाला, तो इसका उच्चारण आप दंत से करोगे तो क्या होता है? सा। तो ये तीनों सा अलग है। तो हा का उच्चारण कहां से? कंठ से। शक्कर वाले सा को आप तालु से उच्चारित करते हैं, मूर्धा। और फिर ये किससे उच्चारण करेंगे? ओठ से। यहां तक समझ में आया? अब स्वरों के बारे में देखते हैं कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। तो स्वर में सबसे पहले आप बोलो आ। कहां से? कंठ से। फिर आप बोलोगे ई। ई, तो ई और ई का उच्चारण आप कहां से करोगे? तालु से। ठीक है। उसी प्रकार से री। री के उच्चारण के लिए आपको मूर्धा का सहारा लेना पड़ेगा, ऋषि महाराज के लिए। ठीक। फिर आप बोलोगे ऊ, तो ऊ और ऊ के उच्चारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओष्ठ का या होठों का सहारा लेना पड़ेगा। अब आपने आ और ई को मिलाकर क्या बनाया था? आ और ई को मिलाकर, आ और ई को मिलाकर आपने ए और आय बनाया था। तो इसका उच्चारण कहां होता है? कंठ प्लस तालु से। उसी प्रकार से आ और उ को मिलाकर आपने बनाया था ओ और औ।
तो इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ प्लस ओ से होता है। तो आज हमने पढ़ लिया वर्णमाला को कंप्लीट। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आते हैं, एक एक चीजें पूछी जाती हैं। सघोष क्या है, अघोष क्या है, हल प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, दंतोष्ट कौन सा है, कंठ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, लुंठित वर्ण क्या है, पार्श्व वर्ण क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। आशा करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को पूरा देखें, जितना हो सके छोटे छोटे नोट्स बनाएं, किताबें खरीद लें, कॉपी खरीद लें, नोट्स बनाते हुए चलें। कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार का, टेलीग्राम चैनल आपके पास है ही, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आप मुझसे सीधे संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।